नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी और हिंदी में पढ़ने वाले इसका भाग 2, जो कि पहला भाग हम लोग देख चुके हैं। आप पढ़ भी चुके होंगे इसका पहला भाग। तो आज हम भाग 2 पढ़ने वाले कॉम्पिटिटिव हिंदी का, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या हिंदी भाषा का विकास, कैसे विकास हुआ, कैसे हम आज जो हिंदी बोलते हैं वहां तक पहुंचे। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर्य लर्निंग क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास, आप क्या समझते हैं कि हिंदी भाषा जो आज हम बोलते हैं, क्या हम लोग हमेशा से ऐसे बोल रहे थे? नहीं, हम लोग हमेशा से ऐसे हिंदी नहीं बोलते थे। पुराने समय में जैसे आप कोई पुराना सीरियल उठा के देखते हैं तो उसमें कैसे बोला जाता है? संस्कृत बोलते हैं, वस उठो वस, वर मांगो वस, इस तरह से बोला जाता है ना। तो मतलब हमेशा से हमारी हिंदी ऐसी नहीं थी। हमारी हिंदी कुछ फॉर्म में मतलब संस्कृत से बेसिकली उठाई गई है। ठीक है, संस्कृत में कई बार फॉर्मेशन होते गए, चेंजमेंट होता गया, उसमें हर बार उसमें कुछ परिवर्तित रूप निकला उसका, जिसको हम अलग अलग लेवल पे कुछ देखेंगे कि मतलब जैसे कि मान लीजिए कुछ टाइम पीरियड था, उसके अकॉर्डिंग उसके भाषा में थोड़ी थोड़ी मतलब त्रुटियां आती गई, ये कह सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बदलाव आता गया रीजन के अकॉर्डिंग। कभी आया जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ अलग लैंग्वेज है, साउथ में कुछ अलग लैंग्वेज है, तो अलग अलग रीजन और लोगों के हिसाब से बदलाव आया अपने मतलब किसके लिए, अपने बोलचाल के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने थोड़े थोड़े बदलाव करने शुरू कर दिए। तो उस तरह से संस्कृत चेंज होती गई और फिर आज जो आधुनिक हिंदी जो हम बोलते हैं वहां तक हम लोग पहुंचे हैं। ठीक है, तो कैसे ये चेंज हुई, तो देखिए सबसे पहले था संस्कृत। ठीक है, शुरू में हम लोग संस्कृत ही जो है बोलते थे। ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब तौर तरीके के साथ बोली जाती है, जिसमें बहुत सारे नियम कायदे कानून होते हैं। अब सबके लिए उतना फॉलो करना मतलब आसान नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं दूसरी भाषा में। क्या हुआ, उसके बाद आपकी भाषा हुई पाली। ठीक है, पाली भाषा हुई। एक मिनट, तो यहां पे संस्कृत का थोड़ा सा और मतलब कह सकते हो कि दूसरा रूप आया, जिसमें थोड़ी बहुत मतलब उतनी शुद्ध संस्कृत नहीं थी। तो ये लैंग्वेज आपकी आई पाली। ठीक है, पाली को और ज्यादा थोड़ा समय लगा बदलने में, और जो है क्या कहते हैं, थोड़ा उसको और जो है लोग अलग अलग रीजन के हिसाब से जब डिवाइड करने लगे, तो क्या हुआ, उसका जो रूप चेंज हुआ, उसको हम लोगों ने बोला प्राकृत। ठीक है, प्राकृत, प्राकृत भाषा हुई है फिर आपकी। ठीक है, फिर प्राकृत भाषा के बाद थोड़ा थोड़ा क्या हुआ कि संस्कृत अपने मतलब जो प्राकृत भाषा थी, संस्कृत का बदला हुआ रूप था, वो अपने एक तरह से जो उनका वे होता है बोलने का, उस तरह से उस वे से एकदम भटक गए, उस मार्ग से एकदम अलग होने लगी, हल्की हल्की। तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, अपभ्रंश बोला। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, भटकना। भ्रंश का मतलब भटकना होता है। तो मतलब वो जब अपने रास्ते से थोड़ा भटक गई तो हमने उसको क्या बोला, अपभ्रंश बोला। उसके बाद भटकते भटकते इतना भटक गई कि वो अपने रास्ते से हट ही गई। मतलब जो लैंग्वेज थी संस्कृत, अब वो ना रह के बिल्कुल उससे अलग होने लगी है, बिल्कुल हट चुकी है जब। तो अपभ्रंश के बाद एक और, अपभ्रंश का जो लास्ट पीरियड कहते हैं कि जैसे जब अपभ्रंश चल रहा था उसी के आसपास का जो एकदम एंडिंग पीरियड था, तो उसको क्या बोलते हैं, अवहट। तो अब यहां पे क्या है, यहां पे एकदम हट चुकी थी लैंग्वेज अपने मूल रूप से, मतलब कि ये जो उसका बैकग्राउंड चला आ रहा था उससे एकदम अलग हो चुकी थी। मतलब आज की डेट में हम लोग देखें, संस्कृत और हिंदी दोनों ही एकदम अलग अलग है। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज दिखेंगी, वो देखना अलग है, लेकिन संस्कृत में बहुत सारे, आप संस्कृत की व्याकरण उठा लीजिए तो बहुत सारे उसमें नियम कायदे होते हैं जो कि हिंदी में नहीं होते। हिंदी में हम अपने कुल मिला के हम लोग अपने भाव व्यक्त करते हैं, और जो है एक देसी भाषा हो चुकी है अब। ठीक है, तो इसके बाद जो आती है वो कौन सी होती है, आधुनिक हिंदी। जगह तो शायद बची नहीं है, तो ऊपर लिख देते हैं करके। ठीक है, यहां पे आती है आपकी आधुनिक हिंदी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि हम लोग का शुरू में जो है क्या कहते हैं, पहला जो कह सकते हैं कि एकदम प्राचीनतम रूप, जिसको हम भाषा का बोल सकते हैं आदि जननी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदि जननी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एकदम प्राचीन संस्कृत थी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आदि जननी। जगह भी नहीं मिल रही हमें लिखने के लिए, बताओ। ठीक है, इधर लिख देते हैं आदि जननी, हमने इसको बोला। मतलब कि जो कि हमारी हिंदी भाषा है उसकी जननी है, उसकी जो है
जहां से शुरुआत हुई है उसको हम बोलेंगे संस्कृत। संस्कृत क्या है? आदि जननी है, आज की जो भाषा है हमारी उसकी जननी है, ठीक है। उसके बाद जो क्या होता है, पाली लैंग्वेज आती है। पाली लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, पाली लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं प्रथम देश भाषा। देश भाषा मतलब प्रथम देशी भाषा, प्रथम देश भाषा बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। उसी तरह प्राकृत लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? प्राकृत लैंग्वेज को बोलेंगे द्वितीय देश भाषा, ठीक है। मतलब ये दूसरी देश भाषा थी, द्वितीय देश भाषा, ठीक है। और यहां के बाद पूरी तरह से मतलब वो दिशा भ्रम हो चुकी थी। क्या मतलब हमारी जो लैंग्वेज थी पूरी तरह से अपने मार्ग से हट चुकी थी। तो अभ्रंश मतलब हट नहीं चुकी थी, भ्रमित हो चुकी थी, एक तरह से कह सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अलग होने लगी थी, दूसरा रास्ता चुनने लगी थी। तो उस केस में अभ्रंश आपकी लैंग्वेज आती है, पूरी तरह से भटकना और यहां से हट जाना अपने मार्ग से। अबहट का मतलब हट जाना, ठीक है। तो यहां पे आपका अबहट लैंग्वेज हुई, ठीक है। और उसके बाद आपकी आई आधुनिक हिंदी, ठीक है। जो आपकी आधुनिक हिंदी और अभ्रंश से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इसी पे मोस्टली कॉमन क्वेश्चन क्या है, अभ्रंश और आधुनिक हिंदी से ही रिलेटेड बनेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट, आधुनिक हिंदी आप अभी नहीं सुन रहे, इससे पहले भी आपने कई बार सुना होगा। जैसे कि पाली लैंग्वेज के बारे में आपने सुना होगा कि जब जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे वो किसमें दिए थे? पाली लैंग्वेज में दिए थे, आपको याद होगा तो, ठीक है। और उनका जो मतलब जितने जितने भी उपदेश थे उनके वो सारे किसमें थे? पाली लैंग्वेज में थे। उसी तरह जैन धर्म के जो जैन साहित्य होता है वो मोस्टली किसमें है? प्राकृत भाषा में और अभ्रंश भाषा में है, जैन साहित्य का, ठीक है। जैन साहित्य टोटल इसी का है। और इस भाषा में जैन साहित्य का जितना भी साहित्य है वो प्राकृत और अभ्रंश में है मोस्टली, ठीक है। उसके अलावा जैन साहित्य के अलावा प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जो थे, ठीक है, महावीर जी जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, ठीक है, उन्होंने भी जो अपने उपदेश दिए थे, ठीक है। तो महावीर जी के जो उपदेश थे जैन धर्म के वो किसमें थे? वो प्राकृत भाषा में थे, ठीक है। ये आपकी हिस्ट्री भी थोड़ी थोड़ी इन्वॉल्व हो रही है इसमें, क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं? एक तरह से हम लोग हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, किसकी? हिंदी भाषा की हिस्ट्री, मतलब हिंदी भाषा का हम लोग विकास देख रहे हैं, हिंदी भाषा की जो भी इतिहास था वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, इतना चेंजमेंट आया तो क्या ये 1 2 3 या 4 5 साल की बात होगी? नहीं, ये 4-5 साल की बात नहीं है, ये पूरे 3500 सालों का चेंजमेंट है, ठीक है। 3500 साल लग गए इतना चेंज होते हुए। ये 1 2 साल का नहीं है, 3500 साल का है। मतलब 2000 सन मान के चलिए, तो 2000 सन इधर और बाकी इसमें 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेके अब तक का जो चेंजमेंट हुआ है तब हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक है। 3500 साल लग गए। तो अब चलिए आगे देखते हैं इस काल चक्र में जो हिंदी का चेंजमेंट हुआ है इसको कितने काल खंडों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए, हिंदी भाषा के विकास में हमने क्या बोला कि हिंदी भाषा के विकास को 3 काल खंडों में बांटा गया है। क्या हुआ कि वैदिक संस्कृत जो हमारी आदि जननी है, वैदिक संस्कृत जो सबसे पहली लैंग्वेज है मान लीजिए, ठीक है, वहां से आधुनिक हिंदी तक कैसे पहुंचे हम लोग, ठीक है। आधुनिक हिंदी जो हम लोग आधुनिक हिंदी बोल रहे हैं यार, वो कितने साल में पहुंचे? 3500 साल लग गए हमारे, ठीक है। 3500 साल का टाइम लगा यहां से यहां पहुंचने में, ठीक है। तो इसका मतलब कहां से शुरुआत हुई वो चलिए देखते हैं। तो कहते हैं कि जब मध्य एशिया से, कहां से? मध्य एशिया में कौन कौन से? जैसे कि किर्गिस्तान और जो है क्या कहते हैं तुर्कमेनिस्तान, ऐसे करके बहुत सारे जो कंट्रीज है, वहां से एक जनजाति थी, ठीक है, एक जनजाति थी जो इस साइड आई। कहां पे आई? ईरान में आई, ठीक, ईरान में आई। ईरान के बाद ईरान से होते हुए वो कहां आई? इंडिया में, मतलब भारत में आई, ठीक है। तो ये जो जनजाति क्या कहते हैं ईरान से होते हुए हमारे यहां आई थी, इसका नाम क्या था आपको पता हो तो? आर्य थे, जिन्हें हम आर्यन बोलते हैं, ठीक है। आर्य भी बोलते हैं, आर्यन भी बोलते हैं। और यही एक जनजाति थी
जो एक जनजाति कुछ मतलब यहाँ आ गए थे, क्योंकि अब जनजाति एक जगह तो रहती नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग इधर आए थे और फिर वो भारत में आए, और कुछ लोग इधर गए थे, कहां पे, यूरोप, ठीक है, यूरोप में गए थे कुछ लोग, ठीक है। तो कुछ लोग यूरोप गए आर्य, और कुछ आर्य इधर आ गए, ठीक है। तो इन आर्य की लैंग्वेज क्या थी, इन आर्य की लैंग्वेज जो थी वो कौन सी थी, वैदिक संस्कृत। इन आर्य की जो लैंग्वेज थी वो ये थी, वैदिक संस्कृत, ठीक है। वहां से क्या हुआ कि ईरान और भारत में रहने आए वो लोग। तो ये लोग कहां पे थे कैसे आए, देखिए, मध्य एशिया से होते हुए ईरान आए और भारत आए। आधे लोग मतलब यूरोप चले गए थे, ठीक है। कुछ लोग उधर गए, कुछ लोग इधर गए, ऐसे टहलते रहते हैं क्योंकि जनजाति है। अब देखिए हमारे पास भी जगह होगी तो हम लोग घूमते टहलते रहते हैं ना कुछ नई चीजें खोजते रहते हैं। तो वैसे भी उनकी भी क्यूरियोसिटी होगी, क्यूरियस होंगे वो इस बात के लिए, तो वो लोग भारत इस तरह से आए, ठीक है। तो इस जो पूरा मतलब ये जो लैंग्वेज थी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भारोपीय, भारोपीय शाखा है ये लैंग्वेज की। कौन सी शाखा, भारोपीय शाखा। क्यों, भारत और यूरोप, भारोपीय शाखा। और फिर हमारी जो वैदिक संस्कृत निकली वो किस शाखा से निकली। अब ये लोग कौन से थे, जो ईरान से होते हुए भारत आए थे, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, इंडो ईरान। ये हमारी क्या है, उप शाखा है। इससे हमें हमारी हिंदी मतलब की शुरुआत हुई। हमारे यहाँ जो लैंग्वेज स्टार्टिंग में बोली गई ये क्या है, उप शाखा है, और ये भारोपीय शाखा की है, इंडो ईरान उप शाखा। इससे हमारी क्या मिली, वैदिक संस्कृत मिली, जो आप बोल सकते हैं सबसे प्राचीन आदि जननी, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज, यहां से हमें कौन सी लैंग्वेज मिल गई, संस्कृत, ठीक। और कौन सी, वैदिक संस्कृत, क्योंकि वैदिक संस्कृत। और तो इस तरीके से आपको यहां पे एक लैंग्वेज मिल गई हमारे भारत में। कौन कौन सी लैंग्वेज, वैदिक संस्कृत। एक ही लैंग्वेज मिली थी शुरू में जो कि आर्य की लैंग्वेज थी, तो इसको किसको, आर्य भाषा भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। आर्यों की क्या भाषा थी, वैदिक संस्कृत, या संस्कृत भी लिखा हो तो वो आर्यों की लैंग्वेज थी। आपको पहले ही पता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, आर्य आए थे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी किस शाखा की भाषा है, तो आप बोलेंगे भारोपीय शाखा की। किस उप शाखा की, इंडो ईरान उप शाखा की। इंडो ईरान, क्यों, ईरान से होते हुए भारत आए थे, तो इंडो ईरान उप शाखा की लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, बहुत इजी था, कुछ इतना टफ नहीं था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी किनके द्वारा विकसित की गई, तो आर्य के थ्रू विकसित की गई। ये भी आपको यहां से पता चल गया है, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैंने बोला था, हिंदी भाषा के विकास का तीन कालखंडों के विकास को तीन कालखंडों में बांटा गया है। यहां मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। तो देखिए, इसको तीन कालखंडों में बांटा गया था, ठीक है। कौन कौन से कालखंड थे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, ठीक है। तो कौन कौन से कालखंड, मतलब कितने समय तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, कितने मध्यकालीन का समय क्या था, और आधुनिक का समय क्या था। आधुनिक का तो सबको इजीली याद हो जाता है, तो पहले मैं आधुनिक बता देता हूं। ये है हमारा, इसके आगे जो भी था वो क्या था, आधुनिक, आधुनिक आर्य भाषा, ठीक है। आर्य भाषा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये आधुनिक आर्य भाषा का टाइम पीरियड था। जैसे नहीं हम लोग मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये मॉडर्न पीरियड था, ठीक है। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन का देखते हैं। मध्यकालीन का क्या था, यहां से तो आगे आपका आधुनिक वाला था, ठीक है। तो मध्यकालीन का यहां से एंडिंग थी मान लीजिए, और यहां से लेके 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक। तो ये वाला जो पीरियड था वो क्या था, मध्यकालीन, मध्यकालीन भारतीय, उसमें लिखा नहीं है, देख लीजिएगा, आर्य भाषा, ठीक है। एक मिनट, मार्कर नहीं चल रहा है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका टाइम पीरियड आपसे अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे,
कि 500 ईसा पूर्व से, इसमें देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि 900 ईस्वी तक था, कुछ लोग 1000 ईस्वी भी वो बोलते हैं, तो आप दोनों ही याद रखिएगा, 900 ईस्वी या फिर 1000 ईस्वी, ठीक है, यहां तक माना जाता है इसका पीरियड, ठीक है। और 1000 ईस्वी से अब तक है यहां पे इसका, किसका, आधुनिक का, 1000 ईस्वी से अब तक। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि जो मैंने अपभ्रंश और अवहट्ट पढ़ाई थी, तो वो क्या था, यहां से यहां तक में अपभ्रंश जो लैंग्वेज थी आपकी वो अवहट्ट होने लगी थी, मतलब कि बिल्कुल ही जो है अपना रास्ता खो चुकी थी, तो इसलिए ये चेंजमेंट अपभ्रंश और अवहट्ट का था, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे वाला पीरियड, जैसे कि 1500 से 500 तक, 1500 से 500 तक ये है, 1500 से 500 ये हमने क्या बताया कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड था, मतलब 1500 ईसा पूर्व जब आर्य भारत में आए थे तब से लेके 500 ईसा पूर्व तक ये टाइम पीरियड चला था, जब प्राचीन भारतीय, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक जो चल रहा था, सब कुछ एकदम वैदिक संस्कृत में ही सब बात कर रहे थे। लेकिन फर्दर इसको दो पार्ट्स में और डिवाइड भी किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। 1500 ईस्वी ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक, सॉरी 500 ईसा पूर्व। अब एक बात जान लीजिए कि पहली ईस्वी क्या थी, पहली ईस्वी में वो जो हमारे ईसा मसीह जी हैं, ठीक है, उनका जो जन्म होता है, तो यहां से हमारी क्या चालू हो जाती है, ईस्वी चालू हो जाती है, और उसके पहले ईसा पूर्व, मतलब इनके जन्म के पहले का जो पीरियड था कि 500, जन्म से 500 साल पहले, जन्म से 1500 साल पहले, जन्म से 1000 साल पहले, इस तरह से हम लोग काउंट करते थे सालों को, ठीक है। और इनके बाद हम लोग ईस्वी पे, जो हमारी 2001 अभी चल रहा है, वो ईस्वी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इनके पहले तो यही चलता था कि नहीं, उनके जन्म से, तो हम लोग ईसा मसीह जी का जो जन्म था, इनको हम लोग क्या रेफरेंस मानते हैं, जैसे हम लोग नंबर लाइन पे 0 को रेफरेंस मानते हैं, वैसे ईसा मसीह जी को हमारे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एक रेफरेंस मानते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। फर्दर जो है क्या कहते हैं, इसीलिए इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, क्योंकि क्राइस्ट कौन है, भगवान। तो हाँ, तो ये आपने देख लिया, इसको आगे भी फर्दर डिवाइड किया जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका एक और पार्ट बनेगा जो कि नेक्स्ट टाइम पे अपलोड हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे मतलब नेक्स्ट वीकेंड पे, तो आप उसका इंतजार करिएगा, और तब तक ये पूरा आप पढ़ के घोट जाइएगा अपने मन में, ठीक है। आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके आगे भी इसकी कई जैसे ब्रांचेस थी कि ये आगे कैसे कैसे मतलब जो है चेंज हुआ हिंदी भाषा में आपका, जैसे कि कहीं कुछ लोग बस गए, कुछ मराठास आए, कुछ कहीं कुछ आए, ये तुर्क आक्रमण के बाद जो है जो चेंजमेंट हुआ, अलग अलग लोगों की अलग अलग लैंग्वेज की वजह से, अलग अलग रीजन जैसे बोल सकते हैं, महाराष्ट्र में मराठा भाषा थी, तो इस तरह से सॉरी मराठी जो है लैंग्वेज वो कैसे चेंज हुई, तो इसको भी हम लोग आगे जानेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।